और इधर रूस ने स्वीडन फिनलैंड को फिर से धमकी दे दी है, यानी नेटो में गए तो रूस का जवाबी एक्शन होगा, ये कहना है फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रशिया का। फिनलैंड बॉर्डर पर न्यूक्लियर हथियार तैनात हो सकते हैं। नई सैन्य रणनीति के साथ रूस करारा जवाब देगा, इस बात की आशंका पहले से बरकरार थी और लगातार इस पर भी नजरें बनी हुई है कि फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश अंतिम फैसला क्या लेते हैं नेटो मेंबरशिप को लेकर। और फिनलैंड और स्वीडन के जैसे जैसे उनके सदस्यता की बात चल रही है वो जाएंगे तो इस बात का खतरा भी मंडराता रहा है कि क्या रूस उनकी सदस्यता को लेकर उन पर हमला बोल देगा, तो फिनलैंड क्या खंड खंड हो जाएगा रूस के हमले के बाद। उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हमला हो सकता है या संभावनाएं क्या हैं। ये देखिए मैप आ गया है, यहां पर देखिए ये रहा रूस और ये रहा फिनलैंड, ये स्वीडन है। अगर ये जाते हैं नाटो में, इन्हीं से बात चल रही है, यहां पर यूक्रेन है। अब समस्या यह है कि अगर नाटो सामने आ जाता है, नाटो अगर यहां तक आ जाता है, फिनलैंड नाटो का मेंबर बन जाता है तो रूस की सीमा तक आ जाएगा नाटो, और यही पुतिन नहीं चाहते हैं कि उनकी सीमा तक आए। जो दूरी है वो 1340 किलोमीटर की है और 1340 किलोमीटर तक करीब आ जाना, फिर अब वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी हाल में उनके पास आ जाए। अगर पास आ जाता है तो फिर से संभावनाएं बनेंगी और रूस जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों के दोनों देश वो नाटो का मेंबर ना बने। अब आगे की अपडेट करते हैं ऊपर के स्टूडियो से अंकिता के पास। कुल विवेक, और आप सही कह रहे थे कि पुतिन लगातार और खासकर रशिया की ओर से फिनलैंड को यह धमकी मिलती रही है कि अगर यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ली या फिर नाटो मेंबरशिप दोनों को ली तो रशिया की ओर से अटैक्स किए जाएंगे और अग्रेसिव अटैक्स होंगे। तो क्या फिनलैंड नाटो में गया, क्या कुछ होगा, रिपरकशंस क्या होंगे? रूस पर खतरा बढ़ेगा, नाटो रूस के बहुत करीब होगा, नाटो का मिलिट्री बेस होगा, नाटो देश फिनलैंड के साथ होंगे, साथ साथ रूस की मनमानी नहीं चल पाएगी। और आपको बता दें, अब नाटो अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए अगर प्रतिबद्ध युद्ध हुआ तो 30 देशों से रूस को मुकाबला करना होगा। फिनलैंड से 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है रशिया, और आपको बता दें कि नाटो के मिलिट्री बेस रूस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएंगे। सर, ये जो हम दिखा रहे थे वजह, फिनलैंड नाटो में गया तो ये दिक्कतें, इस तरह की चुनौतियां रशिया के सामने होगी। इसमें बाल्टिक सागर की अगर बात कर ले तो 9 ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जो बाल्टिक सागर से लगती हुई हैं। क्या चौतरफा घिरते हुए दिखाई देंगे पुतिन? पुतिन को घेरने की कोशिश की जा रही है या इनडायरेक्ट सांकेतिक मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में आने का सवाल है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। हम देखा कभी भी प्रो रशिया रहे नहीं है। अब यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि भाई यूक्रेन को अभी तक नहीं कोशिश की, लेकिन ये स्वीडन और फिनलैंड को तो वापस ले रहे हैं। और जहाँ तक रशिया का पुतिन को घेरने का सवाल है, पुतिन का तो स्ट्रेटेजी वेरी क्लियर है। पुतिन को तो यूक्रेन को लैंड लॉक करना है ताकि पूरा सी ब्लॉक करना है। उन्होंने पहले गलती कर दी थी कि कीव की तरफ चले गए थे, लेकिन फिलहाल अभी खेरसोन और ओडेसा जब पड़ जाएगा, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका है और इनकी शिप्स बाहर नहीं निकल पा रही है। इसका रिपरकशन क्या होगा कि यूरोप को जो फूड यूक्रेन से मिलता था, यूक्रेन से, ये जो पेट पर लात लगेगी तो बहुत तगड़ा असर होगा। ये पेट की जो लात लगेगी नहीं, जैसे फूड और ऑयल जो निकलना बंद होगा और परेशानी होगी। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो भी देश हैं, जैसा भी उनका रशिया के साथ कनेक्शन रहा है, वो वैकल्पिक रास्ते भी ढूंढ रहे हैं हर चीज के लिए। जो डिपेंडेंसी है या फिर जो उनके साथ रक्षा को लेकर जो इनसिक्योरिटी है, और शायद नाटो के एक्सपेंशन में वो एक बड़ा रीजन है। रूसी सेना के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन में कहर बरपाया। एक और अपडेट हम आपको देते चलें, तस्वीरें भी दिखाएंगे। रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने जमकर बमबारी की यूक्रेन में। K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स ने मचाई तबाही। K-52 की बमबारी में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप K-52 एलिगेटर की। और बैन के बावजूद रूसी ऑयल की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। रूसी ऑयल की बिक्री में 50% का इजाफा। बैन के बावजूद रूस हर रोज ऑयल से 2000 करोड़ रुपए कमा रहा है। रूस हर महीने 8 मिलियन बैरल तेल बेच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है
क्या ये प्रोफेसर उपाध्याय क्लियर है कि किसी भी तरह के सैंक्शंस का असर नहीं पड़ रहा है रूस पर? और देखिए इजाफा भी दर्ज किया जा रहा है बिक्री में तेल ऊर्जा की। बहुत सही बात है ये। ऐसा हम अभी जैसे ही आप लोगों ने बात फिनलैंड और इसकी कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जो रूस का तेल का व्यापार है, गैस का जो व्यापार है, वो काफ़ी इसका इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्ट क्या है, ये तो हम लोग भी इसको समझ सकते हैं। अभी जैसा कि अमेरिका इस पर सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन अमेरिका खुद इससे पेट्रोल ले रहा है और गैस की सप्लाई हो रही है। गैस की सप्लाई और पेट्रोल का लाइन बंद करने के लिए, जैसा कि फिनलैंड की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, तो फिनलैंड और दूसरे देश के जो हैं स्वीडन, ये सारे कोई भी इनको, जैसा कि फिनलैंड ने भी खुद कहा है कि 1 साल हमको लग जाएगा ये सब सारे तैयारी करने में कि सैंक्शंस रोकने में, सैंक्शंस मिल रहे हैं तो भी उसके बाद भी कि सैंक्शन होने के बाद भी हम लोग को 1 बरस लग जाएगा गैस की सप्लाई और इस सब पेट्रोल की सप्लाई को रोकने में। तो लेकिन अब प्रश्न यहाँ यह उठता है हम लोगों के समक्ष सारे कि क्या इससे दबाव जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रसिया पर, ये पेट्रोल और इसको रोक सकते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं रुकने वाला है, कभी नहीं रुकने वाला है। साल भर से ऊपर समय लगेगा। सर, रशिया ने क्योंकि अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, इसलिए कितने भी सैंक्शंस रशिया पर लगाए जाए वो काम फिलहाल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं सर इस वक्त। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से देश रूस से कितना ऑयल खरीद रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे पूरी डिटेल, रूसी ऑयल कितना खरीद रही है दुनिया। सबसे पहले नीदरलैंड्स की बात करेंगे। 5,49,400 बैरल हर दिन के हिसाब से खरीदा जा रहा है। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो 5,26,400 बैरल हर रोज के हिसाब से खरीदा जाता है। पोलैंड में भी 3,28,400 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जबकि फिनलैंड में 1,84,100 प्रतिदिन के हिसाब से, बैरल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। वहीं स्लोवाकिया की बात कर ले तो स्लोवाकिया में भी 1,11,000 के करीब खरीदा जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से। वहीं इटली की बात करें तो इटली में 1,03,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से खरीदा जा रहा है। लिथुआनिया में 1,02,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से, जबकि हंगरी की अगर बात करें तो 76,700 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। वहीं जापान की अगर बात करें तो जापान में भी 1,26,000 प्रति बैरल प्रतिदिन के हिसाब से खरीदा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि रशिया पर सैंक्शंस का कम से कम अभी तो कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। रवि, बिल्कुल। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया के देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के कितने प्रतिशत गैस को खरीद रहे हैं। जरा इस गणित को भी समझिए। रूसी गैस दुनिया के लिए जरूरी है और एनर्जी रिक्वायरमेंट एक बड़ा स्पेस है। रूस के लिए बड़ा मार्केट है। बेल्जियम 28%, 28%, चेक रिपब्लिक 38%, फिनलैंड का जिक्र देखिए 84%। फिनलैंड वो देश जो नेटो मेंबरशिप चाहता है। जर्मनी 37%, हंगरी 59%, इटली 15%, लिथुआनिया 87% और पुर्तगाल 22%। स्लोवाकिया की बात करें 92%, ग्रीस 37%, स्पेन 10%। ये AIA की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ये रिपोर्ट है। ये डिपेंडेंसी देखिए, ये रिक्वायरमेंट देखिए एनर्जी की, ऑयल की इन देशों। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे दूसरे देश भी रूस के गैस पर और तेल पर निर्भर है। स्लोवाकिया तो 92% गैस खरीदता है। ओपी तिवारी सर, अब लगातार सैंक्शंस लगे लेकिन रूस का कारोबार तो चल ही रहा है, उसका रूबल भी मजबूत हो रहा है, तो इन सैंक्शंस का तो कोई असर नहीं दिख रहा है ना रूस पर। देखिए, जहाँ तक गैस और ऑयल का इंपोर्ट है रशिया से, मार्च में करीब 11 से 12% बढ़ ही रहा है। अब उसकी 25 to 30% डिपेंडेंसी है पूरे यूरोप की। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यूरोप अमेरिका के इशारे पर क्यों चल रहा है अभी। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम विंटर रिजर्व सफिशिएंट इकट्ठा कर लें, लेकिन इतनी कैपेसिटी है क्या? अगर ये गैस, ये वॉर अगर सितंबर अक्टूबर के आगे खिंच गया तो पूरा यूरोप फ्रीज हो जाएगा। ये फिनलैंड को भी समझना है, स्वीडन को भी समझना है। अब ये क्या कंपल्शंस है, दैट हैज टू बी सीन। सर, लेकिन बात सिर्फ ऑयल की, अमेरिका खुद ही कर रहा है और बढ़ा रहा। अभी कई बैरल्स भी इकट्ठे हुए हैं। रिएक्शन। हाँ सर, अब मैं ये कहना चाहता, एक तो जो AVM तिवारी ने बोला बिल्कुल सही बोला कि उनकी डिपेंडेंस है। दूसरी बात, अब ये क्या विडंबना है, यही दो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं।
यही देश रूस से गैस और तेल खरीदते हैं, रूस को पैसा मिल रहा है जिसे वो फिर हथियार बना रहे हैं, उसकी इकॉनमी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या डबल गेम दिख रहा है यहाँ पर। डबल गेम के साथ साथ सोई सर ये है, जस्ट सेकंड सर, ये साथ में एक तो ये भी दिख रहा है सर, 10 सेकंड में आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा कि एक आप रूस को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, रूस के साथ आप दिखना भी नहीं चाहते। लिथुआनिया 87% गैस डिपेंडेंसी, ये वो देश है जो रूस को टेरर कंट्री बता देता है, आतंकवादियों का देश बता देता है। देखिए, ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है, गेम प्लान है, और इस गेम प्लान में सारे, हमको तो जैसा समझ में आ रहा है कि ये सारे इस गेम प्लान में नाटो के देश और सारे जो नए फिनलैंड और स्वीडन जो आने वाले हैं, ये फंस जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन रसिया के दबाव में आकर के, जबकि अमेरिका का भी सपोर्ट हो रहा है, सारे नाटो के देशों का भी सपोर्ट हो रहा है इन सारे देशों को, उसके बाद भी ये फंस जा रहे हैं उसमें। यूक्रेन किस तरह से बर्बाद हो गया अमेरिका के इसमें आने के बाद से। लेकिन साथ में सवाल ये भी बरकरार, फिर विकल्प क्या है इन देशों के लिए, कैसे ये अपनी निर्भरता कम करेंगे। ये युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचेगा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी, दाम भी बढ़ते जाएंगे, और इसका असर कितना होता है यूरोपियन कंट्रीज पर भी, अमेरिका पर भी, एशियन कंट्रीज पर भी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ने गैस सप्लाई रुकने पर रूस को बड़ी धमकी दे दी है कि अगर रूस गैस की सप्लाई करने में असफल रहा तो ऑस्ट्रिया उठा सकता है बड़ा कदम। रूसी गैस एजेंसी गैसप्रोम के स्टोरेज सेंटर पर कब्जा कर लेंगे, ये कहना है ऑस्ट्रियाई चांसलर का। ऑस्ट्रिया में गैस स्टोरेज सेंटर तेजी के साथ खाली हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने गैस के लिए रूबल में भुगतान किया है, और जाहिर बात है इस रूबल की पेमेंट को लेकर, सिस्टम पेमेंट को लेकर बार बार रूस कहता रहा है कि रूबल में ही पेमेंट होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।